फर्स्ट पॉइंट याद है अपना बात हुआ था मिलिकन-वाइट्रॉप एक्सपेरिमेंट में चार्जेस इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ ई, तो फॉर्मूला क्या बनाया था हमने q is equal to n। point number 2, this e may be positive, this e may be negative, positive में से प्लस e बोलेंगे, नेगेटिव में it is minus e। what is the value of plus e? कोई सेम वैल्यू जो कहीं बात हुई है प्लस 1.602 माइनस 1.602। मतलब इसी चार्ज की अगर वैल्यू को आप सीजीएस यूनिट में देखोगे, कूलम इज द एसआई यूनिट ऑफ चार्ज। नोटबुक में अबव बॉर्डर लाइन राइट समवेयर, वो अबव बॉर्डर लाइन नहीं लिखी। चलो, कूलम इज द above border line लिखना, coulomb is the SI unit of charge, coulomb is the SI unit of charge, whereas unit of charge, whereas ESU electrostat unit, whereas ESU electrostat unit is the CGS unit of charge, is the CGS unit of charge, GS। ठीक है, ठीक है, चलो ठीक। तो CGS यूनिट में बात करेंगे ना अगर, तो that comes 4.8 into 10 raised to minus 10 ESU is the charge in ESU in CGS unit। ऐसा यूनिट में कूलम है, CGS में क्या है ESU। ठीक है, पॉइंट नंबर 3, चार्ज की अगर बात करोगे तो चार्ज कैसे टाइप की क्वांटिटी है? चार्जेस इट इज स्केलर क्वांटिटी। ठीक है, तीन पॉइंट तो चार्ज से रिलेटेड हो गए, चार्ज के रिलेटेड सारे पॉइंट्स हैं। फोर्थ पॉइंट में ना वी आर गोइंग टू डिस्कस रिगार्डिंग द फोर्स। ये चार्ज q1 है, ये चार्ज q2 है। दिस आर द टू चार्जेस केप्ट एट अ डिस्टेंस ऑफ r। ये दो चार्ज हैं, ठीक है, ये दो चार्ज बॉडीज हैं, दो चार्जेस हैं जो कितने के डिस्टेंस पे रखे गए हैं? r के डिस्टेंस। तो इनके बीच में जो फोर्स होगा उस फोर्स को मैं कैलकुलेट करूंगा विद द हेल्प ऑफ फार्मूला k q1 q2 अपॉन r स्क्वायर। व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन फोर्स एंड r स्क्वायर? इनवर्स। है समझ में? ठीक है, अब वो अलग बात है कि q1 q2 अगर सेम चार्जेस होंगे तो देयर वुड बी रिपल्शन। q1 q2 अगर डिफरेंट चार्जेस होंगे तो देयर वुड बी अट्रैक्शन। बट हम कभी फोर्स की वैल्यू को नेगेटिव नहीं लिखते, हम लोग हमेशा क्या लिखते हैं? पॉजिटिव। ठीक। पॉइंट नंबर 5, लेट्स टॉक अबाउट द पोटेंशियल एनर्जी। देयर इज अ टर्म कॉल्ड पोटेंशियल एनर्जी। बराबर, किसी सिस्टम की एनर्जी का बात हो रहा है। पोटेंशियल एनर्जी का मतलब क्या हो गया मालूम है? इसका फार्मूला, अच्छा इसमें जो k है ना, k वो कांस्टेंट है। k क्या है? कांस्टेंट। ठीक है, k की वैल्यू अगर कैलकुलेट करनी है तो 1/4 पाई एप्सिलॉन 0। कभी वर्ड सुना हो परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, ये k वहां से ही आता है, k कांस्टेंट वहां से ही है। ठीक है, तो आगे आप फिजिक्स में पढ़ेंगे भी, आपकी करंट, इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स ऐसे चैप्टर्स में इन सब के बारे में। k की वैल्यू को 1 मानते हैं इन CGS यूनिट, 9 into 10 raised to 9 होता है in SI unit. In SI unit it is Newton per meter square coulomb square. In CGS unit it is 1 dyne, not dyne. हाँ बाबा, नहीं तो कोई बोले मेरे को बुला रहे सर लग रहा है, ऐसा कुछ नहीं, किसको बुलाया नहीं जा रहा है। डायन सेंटीमीटर, सॉरी दो बार बुलाया आपने मेरे को। डायन सेंटीमीटर स्क्वायर पर ESU square, because coulomb is the SI unit, ESU is the CGS। तो ये वैल्यू CGS में है और ये वैल्यू SI k की वैल्यू। ठीक है, पॉइंट नंबर 5 में ऐसे बोल रहा हूँ, पॉइंट नंबर 5 इज रिलेटेड विद पोटेंशियल एनर्जी। पॉइंट नंबर 5 इज रिलेटेड विद पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी के बारे में अगर हम लोग बात करें, ठीक है, तो पोटेंशियल एनर्जी के लिए फार्मूला है अपने पास। दो चार्जेस केप्ट एट अ डिस्टेंस ऑफ r में, k q1
Q2 अपॉन R, इधर R स्क्वायर है उधर क्या है, ये डिफरेंस है, ठीक है। केस 1 फॉर पोटेंशियल एनर्जी, इफ Q1 and Q2 both are positive charges, if both are positive charge, मैं बोलता हूँ दोनों पॉजिटिव हैं, तो पॉजिटिव पॉजिटिव के आपस में क्या होगा, रिपल्शन, मतलब दो लोग ऐसे साथ में बैठे जिनका आपस में जमता ही नहीं, देखना ही नहीं चाहते एक दूसरे को, फिर क्या अभी मजबूरी में बैठ गए साथ में, हाँ यार, तो अंदर ही अंदर गुस्सा आ रहा है, सिस्टम अनस्टेबल हो रहा है, बिकॉज़ द एनर्जी गोज ऑन इंक्रीजिंग, ऐसा सोचो। मैथमेटिकली देखो, Q1 का वैल्यू क्या है, पॉजिटिव, Q2 इज आल्सो पॉजिटिव, ये ओवरऑल पूरा टर्म क्या आएगा, पॉजिटिव ना, क्योंकि K की वैल्यू तो पॉजिटिव ही है, और रेडियस माइनस में मैंने तो नहीं सुनी कि वी आर एट अ डिस्टेंस ऑफ -3 सेंटीमीटर, सुना ऐसा कि मैसेज किसी ने भेजा, यू एंड मी आर एट अ डिस्टेंस ऑफ -2 सेंटीमीटर, नहीं ना भाई, अरे रेडियस कैसे हो सकता है ऐसा, आया ना, ठीक है, लेट्स सी, पढ़ाई वाली बातें नहीं समझ पा रहे क्या, लफड़ा वही है तुम्हारा। Q1 Q2 को क्या मान रहे हैं, Q1 Q2 को पॉजिटिव मान रहे हैं, अगर ये दोनों पॉजिटिव है तो ओवरऑल टर्म क्या आया, पॉजिटिव, तो इसका मतलब पोटेंशियल एनर्जी इज पॉजिटिव, आना बोल दो भाई, पोटेंशियल एनर्जी पॉजिटिव का मतलब पोटेंशियल एनर्जी गोज ऑन इंक्रीजिंग, तो स्टेबिलिटी गोज ऑन डिक्रीजिंग, बिकॉज़ पोटेंशियल एनर्जी इज इनवर्स विद स्टेबिलिटी, समझा। मैं बोलता हूं if Q1 and Q2 both are negative charges, if Q1 and Q2 both are negative charges, so in that case potential energy is positive, अरे ये -3 ये -5 ना, तो माइनस इंटू माइनस क्या हुआ, तो ओवरऑल अगेन प्लस ना, पॉजिटिव हो गया ना, तो अगेन पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज, हाँ, और स्टेबिलिटी ना, समझ लो। थर्ड वन मैं बोलता हूँ कि if Q1 and Q2 या फिर चलो ऐसे, where Q1 is positive and Q2 is negative, so in that case potential energy is negative, मतलब potential energy decreases, so stability increases, आगे बात समझ में क्लियर हो रहा है पॉइंट, ये सब मैंने बताया क्यों, समझाया क्यों, इसका रीजन क्या है, इसका रीजन अभी बता रहा हूं। मैं जानना चाहता हूं, आई वांट टू कैलकुलेट द चार्ज ऑन द न्यूक्लियस, आई वांट टू कैलकुलेट द चार्ज ऑन द, ऐसे तो हम लोग बार बार चिल्ला चिल्ला के बोलते हैं न्यूक्लियस इज डैश चार्ज, पॉजिटिव ना, अरे हाँ यार ना, कितना पॉजिटिव है वो जानना चाहता हूं। न्यूक्लियस कंसिस्ट ऑफ व्हाट, यू टेल मी, न्यूक्लियस कंसिस्ट ऑफ व्हाट, ये न्यूक्लियस है, उसके अंदर कौन कौन है, प्रोटॉन है, और जहाँ पे प्रोटॉन का पॉजिटिव चार्ज है, न्यूट्रॉन का तो न्यूट्रल है, उसका तो कोई चार्ज नहीं है, अगर एक प्रोटॉन तो एक प्रोटॉन का चार्ज न्यूक्लियस के ऊपर ना, दो प्रोटॉन तो तीन, तो मतलब जितना नंबर ऑफ प्रोटॉन न्यूक्लियस में होगा उतना पॉजिटिव चार्ज होगा, हाँ या ना, कितना नंबर ऑफ प्रोटॉन होता है, Z, हाँ या ना, तो सिंपल सा लैंग्वेज क्या आ रहा है, अगर एक प्रोटॉन का चार्ज E है, याद आया, चार्ज ऑन वन प्रोटॉन इज E, तो चार्ज ऑन Z प्रोटॉन इज Z into E, तो ये जो न्यूक्लियस है ना, न्यूक्लियस, ये न्यूक्लियस, इस न्यूक्लियस पे ओवरऑल चार्ज कितने का है, Ze, नहीं समझा, Ze नहीं, Z, हाँ, दिस इज द चार्ज ऑन द न्यूक्लियस, नहीं समझे मेरी बात, ठीक है। पॉइंट नंबर 2 ऐसा है, ये तो सबको पता है भाई, ये नहीं पता है तो आप काफी अलग ही है, चार्ज ऑन, व्हाट इज द चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, -, बराबर, ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन होगा, ये ऐसे ही होता है ना, न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन, इन दोनों के बीच में एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, तो उस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को कैलकुलेट करने तो क्या लिखेंगे, कि Q1 Q2 अपॉन r², बराबर, इस बॉडी को क्या माना तुमने, Q1, ये बॉडी को तुमने क्या माना, Q2, तो इन दोनों के बीच का फोर्स क्या हो गया, K
ZE into E upon R square. तो K ZE square upon R square. That is the force present between nucleus and the electron. मैं ये समझाना चाहता हूँ, मैं ये बताना चाहता हूँ. ये somebody ask you कि सोडियम है, सोडियम, तो उसके सोडियम में सोडियम एटम में what is the charge on the nucleus? तो आपको बोलना है सोडियम में there is a charge of 23e, sorry 23 बोल रहा हूँ, there is a charge of 11e, क्योंकि सोडियम का एटॉमिक नंबर क्या है 11. नहीं समझा? तो उसकी न्यूक्लियस पे 11 प्रोटॉन का चार्ज है ना, जो बैलेंस हो रहा है 11 इलेक्ट्रॉन से, इसलिए तो वो एटम क्या है इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल. नहीं समझा मेरा बात? क्या ही है, एक इलेक्ट्रॉन होगा, ऐसे कई सारे इलेक्ट्रॉन है, कई सारे. अरे मैं अगर पॉजिटिव न्यूक्लियस हुआ तो आप सब इलेक्ट्रॉन हुए ना, मेरा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सबके लिए एक जैसा है. अरे नहीं समझा? ऐसा थोड़ी कि मैं इसको ही बता रहा हूँ बाकी पीछे नहीं बोल रहा हूँ. अरे नहीं ना, यू गॉट माय पॉइंट. तो मैं क्या हूँ, चार्ज ऑन द न्यूक्लियस, आप क्या है इलेक्ट्रॉन, मैं Q1 आप Q2. तो ऐसा फोर्स अगर इंडिविजुअली देखा तो क्या आएगा, K into Z² upon R². समझा मेरा बात? हाँ. क्लियर ये बातें? एनी डाउट विद दिस? ठीक है, तो बेटा ठीक. अभी तक आज तक मैंने जो आपको आपके साथ डिस्कस किया लास्ट लेक्चर, लास्ट लेक्चर, वो सब बेसिकली प्रिपरेशन था अपना टू अंडरस्टैंड दिस बोर्ड्स मॉडल ऑफ एन एटम. मतलब ये नाम आया है, अभी भी बोर्ड्स मॉडल अपन डिस्कस नहीं करने वाले. बोर्ड्स मॉडल हम स्टार्ट कर रहे हैं. इसके पहले क्या डिस्कस किया हमने, थॉमसन्स मॉडल, रुदरफोर्ड्स मॉडल. थॉमसन मॉडल से क्या समझा कि एटम जो है वो स्फेरिकल है. एटम क्या है, स्फेरिकल, बराबर, एंड द मास इज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड. बट लेटर ऑन वी केम टू नो कि नहीं बाबा ऐसा नहीं है. रुदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल में समझ में आया कि जो एटम का मैक्सिमम मास है वो किसी एक जगह पे क्या होता है, कॉन्सेंट्रेट होता है बेसिकली एट द सेंटर ऑफ द एटम. वी कॉल्ड इट न्यूक्लियस. द साइज, दैट वॉल्यूम ऑफ दैट body is very small but the mass is very large. इसका मतलब समझता है ना कि वो छोटा है एकदम वॉल्यूम, लेकिन उसका मास बहुत ज्यादा है. नहीं समझा मेरा बात? ठीक है. और क्या समझा था कि there are two parts in atom, one is nuclear and the other one is extra nuclear. Nuclear consists of proton and neutron, positively charged, वो सब आ गया था, बराबर. इलेक्ट्रॉन आर प्रेजेंट अराउंड द न्यूक्लियस, वो घूम रहा है उसके, उसी पे तो क्वेश्चन मार्क आ गया ना. मैक्सवेल ने बोला कि अगर घूम रहा है तो दो चार्जेस एक दूसरे को क्या कर रहा है, अट्रैक्ट. घूमना मतलब एनर्जी रेडिएट होगा ना भाई, तो एनर्जी लूज करेगा, स्टेबल होगा, तो दैट इलेक्ट्रॉन शुड फॉल इनटू द न्यूक्लियस. यस, होता है नहीं, तो उसी पे क्वेश्चन आ गया क्या, व्हाई. वो आंसर नहीं दे पाया रुदरफोर्ड, बराबर. तो ये ड्रॉबैक में आ गया, स्पेक्ट्रम ड्रॉबैक में जो अपन पढ़ने वाले. तो धीरे धीरे बोर मॉडल आया, फिर बोर मॉडल ने इन सारी बातों को समझाया. लेकिन टू स्टार्ट विद द बोर्स मॉडल देयर आर फ्यू थिंग्स जो आपको समझ में आनी चाहिए. ठीक है, तो उसके लिए अपना यहाँ पे लिख दो लेक्चर नंबर 3. एक पेज से स्टार्ट करना, लेक्चर नंबर 3 लिख देना फ्रॉम पेज नंबर 90. From page number 19 to page number 20. 18 है, ठीक है, 19 ठीक है, 20 18, हाँ 18 से 20 और from page number 18 to 20. अच्छा रिवाइज नहीं कराया ना, ये सारी बातें भी तो बताएंगे. ठीक है, चलो. तो अपना स्टार्ट किससे करने वाला था, किसके बारे में पढ़ने वाले, समझने वाले, बोर्स मॉडल. बोर्स मॉडल ऑफ एन एटम, बराबर. तो लेट्स टॉक अबाउट द डेवलपमेंट फर्स्ट. क्या क्या डेवलपमेंट चाहिए. ठीक है, तो जो बोर्स मॉडल के अंदर है ना, बोर्स मॉडल, बोर्स मालूम है ना साइंटिस्ट का नाम है. हाँ, तो बोर्स मॉडल के लिए ना वी नीड फ्यू डेवलपमेंट्स. डेवलपमेंट मतलब तुम्हारे माइंड में डेवलपमेंट उसकी होनी चाहिए पहले.
ठीक है, जो वहां पे हुई है ना, जो वहां पे डिस्कशन किया वो तुम्हें समझ में आना चाहिए। टू डेवलपमेंट played a major role in the formation of Bohr's model of atom. These were the number one development is the dual behavior of electromagnetic radiation. सिंपल से वर्ड में बोलूं तो dual nature of light, ठीक है, dual nature of light, ये तुम्हें समझना है। और दूसरा जो नेचर तुम्हें समझना है ना, वो समझना है रिगार्डिंग द स्पेक्ट्रम, एटॉमिक स्पेक्ट्रम, ठीक है। So these are the two parts. So we are going to start with the first part of this dual nature of light. ये लाइट का dual nature क्या है? तो लाइट का dual nature का मतलब हो गया वेव नेचर और पार्टिकल नेचर। वेव नेचर और हाँ, लास्ट टाइम अपना डिस्कशन हुआ था, मैंने आपको पार्टिकल नेचर समझाया था, याद है? व्हाट इज पार्टिकल नेचर? पार्टिकल नेचर बेसिकली क्या होता है? जिसे आप देख सको, समझ सको, बराबर, जो किसी से टकराए तो एनर्जी को रेडिएट करे, एनर्जी चेंज आया है, उसे रेडिएट वर्ड गलत हो जाएगा, एनर्जी चेंज आया ना, यस और नो, ठीक है, ऐसे करो, ऐसे, जोर से जोर से जोर से और जोर से, हीट जनरेट हुआ, रेड हुआ, ये होता है पार्टिकल नेचर। लास्ट में ये था, ये था, ये तो था ना, ये था, इसलिए आज उस तरह में बोला बाबा, ये बोलेंगे मेरे को ही जानबूझ के करना। तो ये मैंने बताया था ना, ये होता है नेचर, ये हीट जनरेट हुआ, ये मैंने उधर सिखाया था कि when these rays strikes on a metal plate they produce heat, बराबर, और वहां से एक रेडिएशन भी एमिट हुआ था, इसका नाम क्या था? एक्स-रे, और एक्स को एक्स क्यों बोलते हैं दैट यू नो वेरी वेल। अननोन हो गया ना वो, अननोन यानी क्या? एक्स, वेव नेचर, पार्टिकल नेचर, बराबर। तो पार्टिकल नेचर तो क्लियर है, आज अपना डिस्कशन किससे होगा? वेव नेचर। इस वेव नेचर के अंडरस्टैंडिंग के लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट है, जो सबसे इजीली समझना है, वो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। इसके बारे में समझना है, हाँ। तो यहाँ पे मैं सबसे पहले पढ़ूंगा रिगार्डिंग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, शॉर्ट में इसे EMW भी बोलते हैं, EMW, और शॉर्ट में इसे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन भी बोलते हैं, EMR। इसलिए पूरा नाम में ऐसे भी लिखते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव रेडिएशन, बराबर। सनलाइट आर द एग्जांपल्स ऑफ दिस रेज, ये जो रेज है ना, इनके बारे में क्या बता रहा हूं मैं कि मान लो ये x एक्सिस हो गया, ये y एक्सिस हो गया, और ये क्या हो गया? z एक्सिस। तो ये x एक्सिस इज एसोसिएटेड विद इलेक्ट्रिक फील्ड, इस पे इलेक्ट्रिक फील्ड है, और इस पे क्या है? मैग्नेटिक। तो दीस टू आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, अरे हाँ ना बोलो। तो ये जो तीसरा एक्सिस है ना, z एक्सिस, बराबर, तो ये रेज यहाँ पे ट्रैवल कर रही है इन द फॉर्म ऑफ वेव्स। ये मोशन वेव मोशन है, ये मोशन कैसा मोशन है? वेव मोशन। एक मोशन ऐसा होता है, एक मोशन ऐसा होता है ना, तो ये तो स्ट्रेट लाइन हो गया ना, ये क्या हुआ? वेव मोशन, बराबर। तो इनके पास वेव नेचर होता है। अपन पढ़ते कैसे इनको, क्या बोलते हैं? ये ऑसिलेटिंग इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड है। द ऑसिलेटिंग इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड आर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। Experimentally, the direction of electric and magnetic field are perpendicular to each other. Sunlight is the best example for this. Sunlight is an example of what? Electromagnetic radiation, electromagnetic waves. ये जो theory है, this theory was put forward by Maxwell. He proposed that light and other forms of radiant energy possess wave nature. These waves have electric and magnetic field associated with them and are therefore called as electromagnetic or electromagnetic waves. इलेक्ट्रिक फील्ड भी है, मैग्नेटिक फील्ड भी है, रेज वेव की तरह ट्रैवल कर रही है, इसलिए नाम ही क्या दिया है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक। वापस इलेक्ट्रो मतलब किस लिए आ रहा है? इलेक्ट्रिक फील्ड एसोसिएटेड है, मैग्नेटिक फील्ड एसोसिएटेड है, दे ट्रैवल इन द फॉर्म ऑफ, इसलिए नाम दिया है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक। आया ना, ठीक है। Where electric field and magnetic field are dashed to each other perpendicular. Where electric field, these two are also perpendicular to the line of propagation. इसको भी तो ये दोनों perpendicular ही है ना। These rays can travel. Sunlight कहीं भी आ सकती है ना। अरे हाँ है ना। तो इन rays का खास बात क्या होता है मालूम है? कि ये जो rays होती है ना, these rays, ये तो समझ गए आप कि these rays are associated with electric field and magnetic field.
आना बोलो भाई। दिस रेज ट्रैवल इन स्ट्रेट लाइन, बराबर, दिस रेज ट्रैवल इन स्ट्रेट लाइन, बराबर, एंड दिस रेज कैन ट्रैवल इन एनी मीडियम, बराबर, और नो मीडियम आल्सो, बराबर, एंड वैक्यूम, कुछ भी मतलब कुछ नहीं फिर भी ट्रैवल कर सकते हैं। दिस रेज ट्रैवल विद द स्पीड ऑफ लाइट, वही है भाई ये 3 into 10 raised to 8 meter per second. This consists of electric and magnetic field that oscillate in the direction perpendicular to each other and both perpendicular to the direction in which wave is traveling. ये समझ में आ गया बात? अरे हाँ यार ना, ठीक है, वो इंग्लिश प्रॉपर समझेंगे। The two field components have the same wavelength and frequency. ये आप आगे समझ जाएंगे कि what is wavelength and what is frequency. ये टर्म आप ऑलरेडी जानते हैं। wavelength सुना है, frequency सुना है, हाँ स्कूल में, आगे भी समझ में आएगा, मैं भी बताऊंगा। All electromagnetic waves travel with the same speed in vacuum space. The speed of all type of electromagnetic radiation is 3 into. This speed is called the speed of light. These electromagnetic radiation do not require any medium. For example, light reaches us from the sun through empty space, which is obviously ना, ऐसा समझ में बात। मीडियम कोई थोड़ी है उधर, हाँ या ना। अब इसी रेस के बारे में डिस्कस करना है। मान लो ये रे ओरिजिनेट हुई यहाँ से, ठीक है, ये रे कहाँ से ओरिजिनेट हो रही है, यहाँ से, बराबर, ये दिख रहा है पॉइंट उसमें, तो ये रे जब ओरिजिनेट होगी ना तो ये धीरे धीरे ऊपर गया एक मैक्सिमम, ये मान लो ये लाइन ऑफ प्रोपगेशन है, दिस इज कॉल्ड लाइन ऑफ प्रोपगेशन। तो ये रे कैसे जा रही है, पहले ऊपर गई फिर नीचे, मिनिमम मैक्सिमम मिनिमम चल रहा है ऐसे, बोलो हाँ या ना, ठीक है। इसको ये हाइट को बोलते हैं एम्पलीट्यूड, क्या बोलते हैं, एम्पलीट्यूड। ये पॉजिटिव एम्पलीट्यूड और ये नेगेटिव एम्पलीट्यूड। एम्पलीट्यूड इज बेसिकली द हाइट, इट इज बेसिकली द हाइट। It is clear that a wave originates from the point of disturbance, यहाँ से originate हुआ, propagate मतलब होता है आगे बढ़ना, and propagates in the form of upward कोई बोलता है ना ऐसे ऐसे जा रहा है, मतलब किस तरह जा रहा है, वेव की तरह जा रहा है, ऐसे जा रहा है, स्ट्रेट लाइन जा रहा है, डिफरेंस समझ रहे हैं। तो these rays travel in the form of स्ट्रेट लाइन की तरफ भी ट्रैवल कर रहे हैं, बराबर, these rays travel in the form of waves, लेकिन ट्रैवल इन एनी मीडियम, बराबर, वैक्यूम में कुछ भी हो उसमें ट्रैवल कर सकता है। So it is clear that a wave originates from the point of disturbance and propagates in the form of upward and downward movement. As the wave moves, the amplitude of the wave goes on. So what is that amplitude, that height of the wave? See that initially that amplitude of the wave goes on increasing, attain a maximum value. अरे बोलो हाँ यार। This point is called crest. This point is called crest. Maximum के बाद धीरे-धीरे attain a zero. फिर minus negative minimum. That minimum is called trough. That minimum is called trough. Maximum height crest. Minimum height trough. बराबर, line of propagation पे zero. Amplitude zero ना, वही लिखा हुआ है देखो। As the wave moves further, the amplitude decreases and attains a value zero. ये point पे, and at the line of propagation, on the further movement, the amplitude decreases further on the negative side and attains minimum value. The point corresponding to the minimum value of the amplitude is called trough. Beyond this point, the amplitude again increases. बस बढ़ाना भाई. And again we have crest. So it's a continuous sequence of alternate crest and trough. ये correction है, वो edge नहीं है उधर, ठीक है? And trough is obtained during wave motion. इसी को wave motion बोला जाता है. वापस स्टार्ट करें, देखो कैसे होगा. This is the point of disturbance where wave originates and start wave motion. Initially क्या होगा, it attains amplitude जो होगा maximum होगा, again it decreases, attain a zero value, becomes minimum, वापस ऊपर zero, वापस maximum. तो ये दूसरा crest आ गया, फिर नीचे जाएगा, फिर ये दूसरा trough आ गया, आना बोलो भाई, ठीक है? And all the waves are characterized in terms of their wavelength, velocity and amplitude, ठीक है? जिसे अलग-अलग तरीके से हम डिफाइन करेंगे। कैरेक्टरिस्टिक्स मतलब तो समझता है ना आपको,
आया ना। कैरेक्टरिस्टिक्स मतलब क्या है, उस पर्टिकुलर, जैसे मान लो किसी पर्सन की कैरेक्टरिस्टिक, बराबर, अब किसी स्टूडेंट को बताना है, किसी टीचर को तो बताया जाता है ना, अरे वो पढ़ के नहीं आता है, होमवर्क नहीं करता है, रोज लेट आता है, तो 50 में से 10 स्टूडेंट ही आए ना अभी फोकस में। ये सारी चीजें कुछ लोगों के पास ही होती है बाबा, लेट आना, रोज होमवर्क नहीं करके आना, बराबर, क्लास में ध्यान ना देना, घर पे शाम को पहरेदारी करते तो क्लास में सोने गए, तो उससे क्या क्लियर हो जाता है, 5-6 लोग ही आते हैं, और थोड़ा डिस्क्रिप्शन देंगे तो और क्लियर हो जाता है बाबा कौन से बच्चे की बात हो रही है। आया ना, ठीक है, तो ऐसा है, तो उसे बोलते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स। क्या बोलते हैं? ये वेव मोशन है। जैसे मैं सबसे पहले कैरेक्टरिस्टिक्स में डील कर रहा हूँ ना, तो द फर्स्ट वन इज वेवलेंथ। सबसे पहला वेव का कौन सा कैरेक्टरिस्टिक पढ़ना है? वेवलेंथ। वेवलेंथ इज रिप्रेजेंटेड बाय लैम्डा। वेव में वेवलेंथ क्या होता है? सिंपल से वर्ड में बोला गया तो इट इज लेंथ ऑफ द वेव। इट इज लेंथ ऑफ द वेव, बराबर। यू कैन सी इट इज अ डिस्टेंस बिटवीन टू कंसेक्यूटिव क्रेस्ट और डिस्टेंस बिटवीन टू कंसेक्यूटिव ट्रफ। It's a distance between two consecutive crests or distance between two consecutive troughs. The distance between any two consecutive crests or trough is called wavelength. It is represented by lambda, expressed in angstrom, meter, centimeter, nanometer, picometer. You know all this, yes or no? 1 nanometer is equal to 10 angstrom. ये सब याद है कि भूल गए बाबा? ठीक है, पक्का ना? तो what is wavelength? It is length of the wave. Come on everyone, it is length of the wave. Point number 2, frequency, बराबर। सेकंड जो टर्म डिफाइन कर रहे हैं ना हम लोग, सेकंड टर्म है frequency. That frequency is represented by nu. What is frequency? मान लो ये पॉइंट है, बराबर, ये क्या है? पॉइंट। इस पॉइंट के थ्रू जितना भी नंबर ऑफ वेव पास होगा एक सेकंड में, कितने सेकंड में? 1 सेकंड, उसे बोलेंगे फ्रीक्वेंसी। इस पॉइंट से मान लो एक वेव क्या होती है? एक वेव समझता है? एक कंप्लीट वेव क्या हुई? यहां से यहां आ गया ना, ये एक वेव हो गई। नहीं समझा बराबर? तो अगर मान लो मैंने इस पॉइंट से बोला कि इतनी वेव गई, मतलब कितनी चली गई? इधर से एक पॉइंट हो गया, इधर से एक, कितनी चली गई? 2। तो जब मैं ऐसे बता रहा हूं तो ये कई सारी वेव जा रही है ना, नंबर ऑफ वेव, नंबर, ऐसा नहीं कि एक ही वेव को आगे बढ़ाते जा रहा हूं, कई सारी वेव है। नहीं समझा? बराबर। तो ये वेव एक सेकंड में उस पॉइंट से जितने पास हो पाएंगे उसे क्या बोलेंगे? फ्रीक्वेंसी। तो डेफिनेशन कैसे दिया जाएगा? इट इज डिफाइंड एज द नंबर ऑफ वेव्स पासिंग थ्रू अ पॉइंट इन 1 सेकंड, which is represented by nu and expressed as hertz or cycle per second or simply per second. Can be written as kilohertz, megahertz. What is prefix for kilo? प्रीफिक्स फॉर किलो, किलो जो प्रीफिक्स है उसका ये मल्टीपल क्या वो उसका किलो का 10⁻³ और मेगा का 10⁻⁶, माइक्रो का 10⁻⁻⁶, नैनो 10⁻⁻⁹, मिली 10⁻⁻3, सेंटी 10⁻⁻²। याद रखना है भाई ये सब। One single wave consists of one crest and one trough. Hence, a cycle is completed when a crest followed by a trough passes through a reference. Passes through a reference point. आया समझ में बात? आया ना? ठीक है। जैसे मान लीजिए मैंने बोला कि एक सेकंड में 5 वेव ही पास हो पाई, तो व्हाट इज द फ्रीक्वेंसी? 5 पर सेकंड। मैंने बोला एक सेकंड में ना सिर्फ 10 वेव ही पास हो पाए, देन व्हाट इज द फ्रीक्वेंसी? 10 पर सेकंड। मैंने बोला ना एक सेकंड में 20 ही पास हो पाए तो 20। मैंने बोला 5000 वेव पास हुई, 5000 हर्ट्ज। यूनिट टू भी ले लेना भाई, यूनिट टू तुम्हारा हर्ट्ज भी चलेगा, बराबर। तुम सीपीएस भी ले सकते हो, साइकिल पर सेकंड। तुम सिंपली क्या ले सकते हो? पर सेकंड। जिसे तुम ऐसे भी लिख सकते हो, यू कैन राइट इट लाइक दिस आल्सो। You know very well about the kilohertz. आया ना? 10⁻³ hertz. You know very well about the megahertz. 10⁻⁶ hertz. आया ना? ठीक है? The third one. तीसरा. Third. Velocity. Third क्या है? Velocity.
एक सेकंड में एक वेव कितना डिस्टेंस ट्रैवल करेगी, दैट इज वेलोसिटी, दैट इज एक वेव एक सेकंड में कितना डिस्टेंस ट्रैवल करेगी, उसको बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के लिए वेलोसिटी याद है ना, कितनी मानते हैं अपन, इट इज रिप्रेजेंटेड बाय c और इट इज स्पीड ऑफ लाइट 3 to 10⁻⁸ मीटर पर सेकंड। मैं किलोमीटर के हिसाब से देखने जाऊं ना, किलोमीटर के हिसाब से जो तुम समझते हो 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर, तो एक सेकंड में 3 लाख किलोमीटर ट्रैवल हो रहा है, 3 लाख किलोमीटर इन 1 सेकंड। हाँ इतना है ये, इतना उसका वेलोसिटी है। आप समझ रहे मेरी बात? अब समझा उसको कैसे, फिर उसको डिफाइन कैसे करेंगे, इट इज द डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय द वेव इन 1 सेकंड। देखो डेफिनेशन, it is defined as the distance traveled by the wave in 1 second. It is represented by c, centimeter per second or meter per second. It is also the product of the frequency and wavelength, that you know very well. C is equal to nu lambda, so nu is equal to c by lambda, लिख सकते हैं इसे rearrange करके। All types of electromagnetic radiations travel with same velocity, मतलब almost सबके लिए मैंने पहले ही बोल दिया था 3 to 10⁸ meter per second. However, they may differ from one another in their wavelength and hence in frequencies. इसका मतलब क्या हुआ मालूम है कि सबके लिए तो c की वैल्यू तो सेम ही रहेगी ना। अगर एक न्यू लैम्बडा है तो एक न्यू 1 लैम्बडा 1 भी तो हो सकता है। अगर तुमने लैम्बडा को चेंज किया तो न्यू को चेंज करना पड़ेगा या नहीं? क्यों? क्योंकि उसका प्रोडक्ट तो c ही लाना है ना। नहीं समझा? अगर मान लो लैम्बडा 2 हो गया तो क्या फ्रीक्वेंसी न्यू 1 ही रहेगी? न्यू रहेगी नहीं, कुछ और होगी ना, क्योंकि उनका प्रोडक्ट क्या आना चाहिए c। मतलब अगर मुझे टोटल आंसर 10 है, दो वैल्यूज का प्रोडक्ट 10 आना चाहिए, ठीक है, तो वो 10 मान लो आपने ऐसे किया 1 into 10 आया ना। अब तुमने 10 हटा दिया, तुमने वहां 5 लिया, तो इसे भी तो चेंज करना पड़ेगा। ये 1 रखोगे तो आंसर 10 थोड़ी आएगा। नहीं समझा? तो वही चीज लिखी हुई है वो, हेंस का मतलब समझा तुम्हें? मैं क्या बोल रहा हूँ कि all types of electromagnetic radiation travel with the same velocity. However, they may differ from one another in their and hence वो अपने वेवलेंथ में भी चेंज होगा, वो अपने फ्रीक्वेंसी में भी चेंज होगा। जब वेवलेंथ चेंज की तो फ्रीक्वेंसी अपने आप क्या होगी? चेंज, क्योंकि उसको कंपोनेंट सी, उसको जो ये प्रोडक्ट है सी, वो तो सेम ही रखना है ना। नहीं समझा मेरा बात? The next is amplitude. देखिए फोर्थ आता है इसके अंदर एम्पलीट्यूड, which is represented by A, which is represented by एम्पलीट्यूड बेसिकली मैंने कैसे समझाया था, इट इज द हाइट ऑफ क्रेस्ट, आया ना, और हाइट ऑफ ट्रफ, डेप्थ ऑफ द ट्रफ, हाइट ऑफ द क्रेस्ट और द डेप्थ ऑफ द ट्रफ फ्रॉम द लाइन ऑफ प्रोपगेशन ऑफ वेव। ये मैं क्या समझना चाहता हूं, इसकी यूनिट भी मीटर वगैरह नहीं होती है भाई, ठीक है, यूनिट ऑफ लेंथ मीटर सेंटीमीटर ऐसे ही है। इसमें मैं क्या तुम्हें बताना चाहता हूं मालूम है कि बेसिकली व्हाट एम्पलीट्यूड रिप्रेजेंट, व्हाट इट डिटरमाइंस, द एम्पलीट्यूड डिटरमाइन द इंटेंसिटी, एम्पलीट्यूड डिटरमाइन द इंटेंसिटी। मैं बोलता हूं कि ये दो बॉडी है, दिस इज बॉडी ए, दिस इज बॉडी बी, ठीक है, बॉडी ए का दोनों का कलर सेम ही है, दोनों का कलर सेम है। मान लो ये भी रेड कलर है, ये भी रेड कलर है, ठीक है, इसका कलर लाइट है और इसका कलर ब्राइट है, मस्त बन गया, ये लाइट है और ये लाइट, और ये लाइट है, ये ब्राइट है, तो ये कलर लाइट है और ये कलर ब्राइट है। डिफरेंस समझता ना, लाइट ब्राइट, ब्राइट मतलब क्या, ज्यादा दिख रहा होगा ना, और लाइट मतलब डल, एक ही लाइट रेड कलर ब्राइट रेड कलर ऐसा समझो, ठीक है। तो इन दोनों के बीच में वेव का डिफरेंस नहीं है, वेवलेंथ का डिफरेंस नहीं है, फ्रीक्वेंसी का डिफरेंस नहीं है, इन दोनों के बीच में एम्पलीट्यूड का डिफरेंस है। इसकी वेव कुछ इस तरीके से होगी, बराबर, और ये वाली वेव कुछ इस तरीके से होगी। समझा डिफरेंस क्या था? वेवलेंथ एक जैसा ही है, वेवलेंथ जो है ना, तुम्हें पहले थोड़ा आगे पीछे दिख रहा हो, बट वेवलेंथ एक जैसा ही है। They differ by the wave, amplitude of the wave, height of the
क्रेस्ट एंड डेप्थ ऑफ द ट्रफ, इसलिए ब्राइट हो रहा है। एम्पलीट्यूड ज्यादा, इंटेंसिटी ज्यादा, ब्राइटनेस ज्यादा, ऐसा सोचना। अरे हाँ है ना? तो मतलब इसका एम्पलीट्यूड क्या है? कम, और इसका एम्पलीट्यूड क्या है? ज्यादा है, इसलिए इसका इंटेंसिटी कम है और इसका इंटेंसिटी ज्यादा है। नहीं समझा मेरा बात? हाँ है ना? तो मैं इंटेंसिटी जब बोलूंगा तो ये बात तुम्हें समझ में आनी चाहिए। It does not depend on the intensity, it depends on the number। मतलब उसमें अगर तुम एम्पलीट्यूड बढ़ा दो उस वेव का तो सामने वाले को कोई फर्क पड़ने वाला नहीं। उसके लिए तुम्हें नंबर ऑफ वेव ज्यादा भेजनी पड़ेगी। दोनों बातें अलग अलग है ना। It does not depend on the intensity, it depends on the number। मतलब आप ऐसे वेव में आओ या ऐसा वेव आओ, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं। नंबर जब कम ज्यादा होगा तो फर्क पड़ेगा। ये चीज बोल रहा हूँ मैं, नहीं समझा? The amplitude of the wave determines the intensity of the radiation, बराबर। और आखिरी है वेव नंबर। आखिरी है वेव नंबर, जिसे रिप्रेजेंट करते हैं न्यू बार से। क्या बोलते हैं? न्यू बार। इसे न्यू बोलते हैं ना, बाहर नहीं बोलते हैं, न्यू बाहर। फ्रीक्वेंसी इज न्यू, फ्रीक्वेंसी इज वेव नंबर इज न्यू बार, न्यू बार। हाँ, वेव नंबर को कैसे लिखा जाता है? वेव नंबर और ये ना वेवलेंथ का रिलेशन समझाता हूं। देखिए इधर लिख देता हूं। ये देखो, वेव नंबर बेसिकली क्या है? मैं बोलता हूं कि ये 1 सेंटीमीटर का डिस्टेंस है। कितना है? 1 सेंटीमीटर। इस 1 सेंटीमीटर के डिस्टेंस में जितना भी नंबर ऑफ वेव आएगा ना, वही वेव नंबर है। इस 1 सेंटीमीटर के डिस्टेंस में जितना भी नंबर ऑफ वेव होगा वो क्या है? अब जैसे अपने पास कितना वेव हो जाएगा? 1 2 3 ऐसा मान लो। उल्टा बना दिया मैंने तो समझ जाओ ना। तो द नंबर ऑफ वेव पर यूनिट इज कॉल्ड वेव नंबर। अब वेवलेंथ और वेव नंबर का रिलेशन सोचो जरा। मैं बोलता हूं कि दोनों का रिलेशन जो रहेगा ना वो इनवर्स रहेगा। अच्छा, इसकी यूनिट क्या हो जाएगी? इसकी यूनिट होगी पर सेंटीमीटर और पर मीटर, क्योंकि ये नंबर ऑफ वेव पर हाँ, नंबर ऑफ वेव पर मीटर, पर में आ रहा है ना, डिनोमिनेटर में आ रहा है। मैं रिलेशन कैसे समझा रहा हूं? देखो, रिलेशन बिटवीन लैम्बडा एंड न्यू बार। मैं बोलता हूं दिस इज अ डिस्टेंस 1 सेंटीमीटर, ऑलमोस्ट सेम। दिस इज अ डिस्टेंस ऑफ 1 सेंटीमीटर। इधर एक वेव है और इधर एक वेव है, ठीक है? क्या इसका वेवलेंथ ज्यादा है? अरे ये वेवलेंथ हुई ना, हाँ या ना? तो इसका वेवलेंथ ज्यादा है तो इसका वेव नंबर कम है ना। इसका वेवलेंथ कम है, ये देखो, तो इसका वेव नंबर ज्यादा है। अरे अभी भी नहीं समझा? क्लियर हो रहा है क्या बोल रहा हूँ मैं? ठीक है, ये देखिए, the number of waves per unit distance is called wave number. It is the reciprocal of and it is represented by nu bar। समझा? तो यहाँ से अपने पास फॉर्मूले आ जाएंगे। पहला फॉर्मूला क्या बना? nu is equal to c by lambda। nu is equal to c by lambda। क्या मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ c into 1 by lambda? हाँ या ना? तो क्या मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ c into nu bar, क्योंकि यहाँ से मेरे पास रिलेशन है lambda is equal to 1 upon nu bar। रेसिप्रोकल होता है वो। क्या देखा गया? nu bar is reciprocal of wavelength। nu bar is reciprocal of wavelength। आया समझ? आया ना? एक फॉर्मूला ऐसा भी तो बन सकता है, nu is equal to c by lambda। दो अलग अलग वेव ले लो, nu1 lambda 1, nu2 lambda 2। c तो दोनों का कांस्टेंट ही होगा, बराबर। तो उस हिसाब से फॉर्मूला क्या आ गया? nu1 lambda 1 equal to nu2 lambda 2, क्योंकि nu is inversely proportional to lambda। ये तो समझ में आ रहा है। c कांस्टेंट है तो nu और lambda का रिलेशन इनवर्स, ये फॉर्मूला भी बन सकता है। अरे हाँ या ना? ठीक है, क्लियर हो रहा है बात? बोलिए यस और नो। न्यूमेरिकल देखो, देखो
दिस इज द फर्स्ट पार्ट व्हिच यू हैव टू राइट, ठीक है, ये पहला पार्ट होगा, वो दूसरा पार्ट होगा। यहाँ पे जो न्यूमेरिकल लिख रहा हूँ वो लास्ट पार्ट है, ठीक है। न्यूमेरिकल नंबर 1, जो भी न्यूमेरिकल है इसी से रिलेटेड होंगे, ये सब पॉइंट्स है ना, इनसे रिलेटेड है, ठीक है। उधर से खाओ इसी तो मैं इतना फीस दिया था तो इसी घर पे लेके जाता था। बोला इधर तो इतने में तो कुछ हो ही नहीं रहा है। लेट्स सी न्यूमेरिकल, देखो क्वेश्चन नंबर 1, find out the wave number, find out the wave number for the following wavelength is given to you, आपको क्या फाइंड आउट करना है, वेव नंबर। जैसे लैम्डा दे दिया 2 नैनोमीटर, ठीक है, लैम्डा क्या दे दिया आपको 2 नैनोमीटर, बराबर। तो मुझे इसका वेव नंबर निकालना है। नाउ वी नो द रिलेशन 1 by lambda is nu bar, 1 by lambda is वेव नंबर मतलब क्या होता है, न्यू बार होता है, वेवलेंथ क्या होती है लैम्डा, हाँ है ना, आ जाएगा आंसर। 2 नैनोमीटर को क्या लिखोगे, 2 into 10⁻⁹ मीटर, तो एग्री विद दिस। तो उसका वेव नंबर क्या हो गया, 1 upon लैम्डा, बोलो हाँ है ना, 1 upon यानी क्या 2 into 10⁻⁹ मीटर, तो 1/2 क्या हो गया 0.5, 10⁻⁻ ऊपर गया तो क्या हो गया 10⁹ यूनिट मीटर, 5 into 10⁸ मीटर इनवर्स, मीटर इनवर्स हुआ ना वो ऊपर, नहीं समझा बराबर। तो if wave number is given, if wavelength is given, can we calculate wave number? ये देखो, suppose lambda is given 4 मीटर, न्यू बार बोल के बताओ, ऐसे ही बोलो डायरेक्ट, नो नीड टू वो पेन पेपर लेके चलना। 0.25 कैसे बोलो, ये 4 मीटर है ना, इसका न्यू बार क्या हो गया 1/4 आया ना, यानी 0.25 मीटर इनवर्स। नहीं समझा, क्लियर हो रहा है हाँ या ना, ठीक है। 4 मीटर मतलब वेवलेंथ बहुत बड़ा हो गया, ऐसा सच में होता नहीं है कभी, ठीक है। मैं इसे 4 एंगस्ट्रॉम 40 एंगस्ट्रॉम कर देता हूँ, कितना 40 एंगस्ट्रॉम, समझा। जैसे मान लो लैम्डा दे दिया तुमको 500 पिकोमीटर, ठीक है, लैम्डा दे दिया मान लो 60 मिलीमीटर, आ जाएगा आंसर। क्वेश्चन नंबर 2, find out the wavelength for the following. फ्रीक्वेंसी दी है 5000 हर्ट्ज, फ्रीक्वेंसी कितना गिवन है 5000 हर्ट्ज, एक एक देख लो एग्जांपल आ जाएगा, तुम्हें नोट कर लेना बात। 5000 हर्ट्ज पूछा क्या है लैम्डा, ठीक है, तुम्हें चाहिए तो मैं सी लिख भी देता हूं तुम्हारे लिए, 3 into 10⁸ मीटर पर सेकंड। क्या इस फ्रीक्वेंसी से लैम्डा आ जाएगा, क्या रिलेशन है फ्रीक्वेंसी और लैम्डा का, नहीं वैसा नहीं, फॉर्मूले के टर्म्स में फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू c बाय लैम्डा, तो क्या लिखा जाएगा लैम्डा इज इक्वल टू c बाय फ्रीक्वेंसी, बोलो आया, बोलो स्पीड ऑफ लाइट मीटर पर सेकंड, व्हाट इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ 5000 hertz, that is 5 into 10⁻³ per second, ये gets cancelled, what is the yes or no, ये 3 ऊपर जाएगा क्या बनेगा 10⁵ 5 हुआ ना, तो आंसर क्या आ गया 3/5, नहीं समझा। फ्रीक्वेंसी जैसे मान लो दे दिया है 5 into 10⁹ hertz, आ जाएगा आंसर। फ्रीक्वेंसी मान लो दे दिया 10⁻16 हर्ट्ज, आ जाएगा आंसर, क्लियर है बात। क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड आउट द फ्रीक्वेंसी, फाइंड आउट द फ्रीक्वेंसी फॉर द फॉलोइंग। स्पीड ऑफ लाइट क्या है बोलो 3 into 10⁸ मीटर पर सेकंड, where wavelength is given 4000 angstrom,
wavelength is given c अपने पास फ्रीक्वेंसी के लिए फार्मूला क्या है, nu is equal to c by lambda। c कितना हो गया बोलो, 3 into मीटर पर सेकंड। ये एंगस्ट्रॉम के लिखेंगे या मीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा, करना नहीं पड़ेगा ना, इधर क्या मीटर है ना, तो डायरेक्ट चलेगा क्या, मीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा ना भाई। करो मीटर में कन्वर्ट, 4000 एंगस्ट्रॉम क्या हो जाएगा, 4000 into 10 raised to एंगस्ट्रॉम से मीटर माइनस 10 ना। अरे बाकी लोगों को नहीं याद है क्या, कन्वर्जन नहीं याद हुई है क्या अभी तक। 1 नैनोमीटर इक्वल टू डैश मीटर 10 raised to minus 9। 1 picometer is equal to dash meter 10 raised to minus 12। 4000 into 10 raised to minus 10 मीटर बराबर, माइनस 10 से 3 चला जाएगा, क्या लिखेंगे 4 into 10 raised to minus 7 मीटर। मीटर मीटर गेट्स यूनिट पर सेकंड हो गई। 3 by 4 क्या होता है 0.75 into ये 7 माइनस 7 ऊपर जाएगा 7 हो जाएगा, 8 और 7 15 into 10 raised to तो 7.5 into 10 raised to 40। नहीं समझा, लैम्डा मान लो 3 नैनोमीटर दे दिया बराबर, 40 पिकोमीटर आ जाएगा आंसर। बोलो हाँ यार, ठीक है, समझा नहीं समझा। अगर मैं आपको दो वेवलेंथ दे दूं, कितनी वेवलेंथ, लैम्डा 1 लैम्डा 2, कैन यू कैलकुलेट द रेशियो ऑफ द फ्रीक्वेंसीज, कैन यू कैलकुलेट द रेशियो ऑफ द फ्रीक्वेंसीज। अरे इतना क्या सोच रहे थे, कैलकुलेट द रेशियो ऑफ फ्रीक्वेंसीज if lambda 1 is equal to 3000 angstrom and lambda 2 is equal to 6000 angstrom। आ जाएगा आंसर, क्या लिखोगे nu 1 lambda 1 equal to nu 2 nu 1 upon nu 2 is equal to lambda 2 upon कभी कभी तो ऐसा लगता है हम ही नॉन मैथ्स है। लैम्डा 2 की वैल्यू कितनी होगी 6000, लैम्डा 1 की वैल्यू, अच्छा कन्वर्ट करने की जरूरत है यूनिट्स या चलेगा, चलेगा ना, इधर तो रेशियो है ना, एंड ये 0 0 0 कैंसिल होगा, 6/3 यानी क्या आया समझ में, क्लियर हो रहा है, ठीक है ओके।